हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लासेस में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। सिंपल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेन डिस्कस कर लिया, इलास्टिक कांस्टेंट्स और उसके क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस एंड टफनेस के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो हमारे पास ये कंपोनेंट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स लगाया, डिफ्लेक्शन भी आई, तो वर्क डन होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन कह सकते हो, वर्क डन होगा। और वो वर्क डन कहां गया? वो वर्क डन आपका एब्जॉर्व कर लिया मटेरियल ने इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो वो स्ट्रेन एनर्जी कब रिलीज होती है? जब आप इसको छोड़ोगे तो स्ट्रेन एनर्जी की वजह से ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापिस जाता है। या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब होती है तो वो इसी की वजह से होती है। तो स्ट्रेन एनर्जी एक्चुअल में क्या है? एनर्जी एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है। एनर्जी एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है जब मटेरियल आपका स्ट्रेन होता है। किसकी वजह से? लोड की वजह से। लोड की वजह से जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और उस टाइम पे जो एनर्जी एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है मटेरियल की, कंपोनेंट की, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब इसको समझते हैं सही से। इसको फॉर्मूला वगैरह कैसे आता है वो भी हम देखते हैं। कि सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास इस टाइप से यहां पर हमने लोड लगा रखा है, एक कंपोनेंट है, इसके ऊपर लोड लगा रखा है। और जो लोड है ये P, ये है आपके पास ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या है? मतलब धीरे धीरे इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशन निकालने के लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं? लोड की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो टेंसाइल टेस्ट में भी जो लोड लगता है उसको ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बोलते हैं। तो ये क्या हुआ आपके पास? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो लोड की, एवरेज लोड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एवरेज लोड। एवरेज लोड, इसको P एवरेज बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है P/2। एवरेज लोड जो होता है वो मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय 2 होता है। क्योंकि धीरे धीरे आप इंक्रीज कर रहे हो लोड की वैल्यू, तो एवरेज लोड की वैल्यू हमें ज्यादातर चाहिए होती है। तो पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं कि वर्क डन कितना हुआ इसके ऊपर। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा? एवरेज फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? तो वर्क की वैल्यू आपके पास आएगी, एवरेज लोड कितना है? हाफ P है इंटू डेल्टा। ये आपके पास वर्क डन बाय अप्लाइड लोड आया है। अप्लाइड लोड या अप्लाइड फोर्स। बट जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू स्ट्रेन। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो स्ट्रेन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन लोड इज अप्लाइड। देखो, लोड अप्लाई करेंगे पहले, आपको ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप लोड अप्लाई करोगे तो पहले स्ट्रेन आएगा और स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया स्ट्रेन की वजह से, उसने जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ने जो वर्क किया ना, उसी को कहते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी। बट ये वाला वर्क डन जो आया हमारा, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स के लिए। ये किसके लिए है? अप्लाइड फोर्स के लिए। अगर हम इफ वी नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, यानी कि अगर फ्रिक्शन होगा तो कुछ फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम होने में लग जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स और जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आएगी अगर फ्रिक्शन है तो। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है या हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें तो ये वाला वर्क डन किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू W,
यानी कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ने जो वर्क किया है वो, और ये दोनों वर्क इक्वल हो जाएंगे अगर नेग्लेक्ट कर दे फ्रिक्शन को। तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली क्या आई है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, ये आपके पास आई स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन, लोड वर्सेस डेल्टा का डायग्राम जब आप बनाओगे, लोड की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इसी टाइप से डेल्टा भी इंक्रीज होता जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं यहां तक ही बना लिया हमने इसको। तो ये जो एरिया आया, ये एरिया यहां पर P है वैल्यू, यहां पर क्या है P है वैल्यू, और इस जगह पे क्या है डेल्टा। तो ये एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है डेल्टा, और ये लोड, तो हाफ इंटू डेल्टा इंटू पी, या फिर हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा कह सकते हो। तो यानी कि स्ट्रेन एनर्जी को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी वर्सेस डेल्टा कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन डेल्टा एक्सिस। इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो जो एरिया आएगा इस कर्व के नीचे, जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व जो होगा, एरिया अंडर द कर्व P वर्सेस डेल्टा कर्व, उसी एरिया, अगर उस एरिया को हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, वो वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। तो ये स्ट्रेन एनर्जी सिंपली हमने देख लिया यहां पे। अब अगर ये टॉर्शन के लिए देखें हम, फॉर टॉर्शन, इन केस ऑफ टॉर्शन के लिए स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, टॉर्शन का केस मतलब आपकी इस टाइप से शाफ्ट है और आपने यहां पर टॉर्क लगा रखी है, तो स्ट्रेन एनर्जी इस केस में सिमिलर आएगी। देखो हाफ P, यहां पर P अप्लाई हुआ था, यहां पर क्या अप्लाई हुआ है T, टॉर्क आएगा, P की जगह क्या आ जाएगा टॉर्क, क्योंकि अगर सिंपल वाले में देखोगे तो अप्लाइड फोर्स था, अब क्या है अप्लाइड टॉर्क है। और यहां पर डिफ्लेक्शन डेल्टा की फॉर्म में आता है, यहां पर डिफ्लेक्शन क्या आता है थीटा की फॉर्म में। तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू हाफ इंटू टी इंटू थीटा भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। सपोज करो इसकी लेंथ L है, आपके पास L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो डेल्टा की वैल्यू, इसके लिए डेल्टा क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा इज इक्वल टू PL बाय AE। और सबके लिए नहीं, ये वाली वैल्यू डेल्टा की सबके लिए नहीं, जहां पर जो डेल्टा की वैल्यू होगी वही आप पुट करोगे। तो आप इसमें पुट कर दोगे तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ P, दो बार हो जाएगा, यहां पर डेल्टा की जगह पुट करोगे तो P स्क्वायर L बाय AE, ये आप लिख सकते हो। ऐसे ही टॉर्शन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, TL बाय GJ, TL बाय GJ वैल्यू होती है। अगर आपको नहीं पता है ये वाली वैल्यू कैसे आती है तो भी आप टेंशन मत लो, इसको टॉर्शन में पढ़ेंगे हम। तो स्ट्रेन एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ T स्क्वायर L बाय GJ, ये वाला फॉर्मूला भी आप स्ट्रेन एनर्जी का देख सकते हो। किसके लिए, टॉर्शन के लिए। टॉर्शन के लिए देख लिया हमने, सिंपल इसके लिए देख लिया। अच्छा, बेंडिंग के लिए क्या होती है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, बेंडिंग के लिए यहां पर लिख लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। फॉर बेंडिंग ऑफ बीम, उसमें हम बेंडिंग मोमेंट वगैरह निकालते हैं, तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू जो आती है वो आती है इंटीग्रेशन ऑफ m स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2EI, ये आती है आपके पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू। और यहां पर अगर डेल्टा आपको निकालना पड़ जाए तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है डेल ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाय डेल P। जिस जगह पे P लोड लग रहा होगा उस जगह पे ये डेल्टा की वैल्यू आपको बताएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो होगा, ये डेल्टा वाला निकालने वाला, ये वाला फॉर्मूला हमारा डिफ्लेक्शन में काम आएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स जब पढ़ेंगे।
तो वहां पर ये काम आएगा, अभी इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, बट आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसको तो हम बाद में भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, स्ट्रेन एनर्जी वाले इस फॉर्मूले को भी। एक और, अगर मान लो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में कह दे कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कैसे आएगी, एक ही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कैंटिलीवर बीम है और यहां पर लोड लग रहा है, तो इसकी डिफ्लेक्शन कर्व जो होती है वो कुछ इस टाइप से बनती है। तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू, तो जो ये डेल्टा होता है, ये डेल्टा होता है आपके पास पी एल क्यूब, अगर ये पी लोड लग रहा है तो पी एल क्यूब डिवाइड बाय 3EI डेल्टा होता है। तो अब इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, और डेल्टा की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाय 3EI। तो इस टाइप से आप किसी के लिए भी स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यूज लिख सकते हो। तो ये सिंपली स्ट्रेन एनर्जी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, तो स्ट्रेन एनर्जी का आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम रेजिलेंस पढ़ेंगे और फिर हम टफनेस पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम रेजिलेंस पे। देखो तीनों जो टर्म है आपकी, कौन सी, स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस एंड टफनेस, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो देखो रेजिलेंस क्या होती है, रेजिलेंस के लिए भी सेम चीज है, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, बट इसमें एक कंडीशन आ जाती है, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है उसको हम कहते हैं रेजिलेंस। तो रेजिलेंस के लिए जैसे आपने जो डायग्राम बनाया था P वर्सेस डेल्टा का, P वर्सेस डेल्टा का डायग्राम, सपोज कर लेते हैं ये आपका इलास्टिक लिमिट है, ये पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो इससे पहले मान लो एक पॉइंट यहां पर 1 ले लेते हैं। अब 1 ले लेंगे तो इस जगह पे सपोज करो डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 है और P की वैल्यू क्या है, P1 है। डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 और लोड की वैल्यू है P1। तो यहां तक जो आपका एरिया बनेगा, यहां तक जो बनेगा क्या बनेगा, हाफ P1 डेल्टा 1। इसको क्या कहेंगे हम, यही आपकी रेजिलेंस है, रेजिलेंस ड्यू टू P1 की वजह से रेजिलेंस। अब मान लो आपका दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहां पर कहीं, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट पे जो लोड की वैल्यू है, सपोज कर लो सेकंड पॉइंट के लोड की वैल्यू P2 और डिफ्लेक्शन की वैल्यू डेल्टा 2। तो अब जो एरिया बनेगा ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला एरिया, इस एरिया को लिखेंगे हाफ P2 डेल्टा 2। ये वाली वैल्यू आ जाएगी रेजिलेंस ड्यू टू P2। यानी कि इलास्टिक लिमिट से पहले जितने भी पॉइंट होंगे जहां पर भी आपको निकालना होगा वहां से आप निकाल सकते हो, वही क्या आएगी, रेजिलेंस आएगी। और वो क्या आएगी, रेजिलेंस इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से पहले कोई भी कहीं पर भी आप चेक कर लो, उसको हम बोलते हैं रेजिलेंस। तो ये तो हुआ रेजिलेंस के बारे में, सिंपल है, रेजिलेंस में कुछ ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। दूसरा आता है प्रूफ रेजिलेंस, सेकंड थिंग आती है इसमें प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या कहता है कि दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इन इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो होगी उसको कहेंगे हम प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलेंस के लिए आपको इलास्टिक लिमिट पे जो पॉइंट है यहां पर अगर हम डेल P देखेंगे तो P एट इलास्टिक लिमिट, और यहां पर डेल्टा की वैल्यू जो आएगी उसको हम लिख लेंगे यहां पर डेल्टा एट इलास्टिक लिमिट। तो यहां तक का जो एरिया आपका आएगा, यहां तक का जो एरिया आएगा, कंप्लीट एरिया, ये कंप्लीट एरिया आएगा आपका, इस कंप्लीट एरिया को ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रूफ रेजिलेंस। दिस इज इक्वल टू PR, शॉर्ट फॉर्म में इसको PR लिखते हैं, और PR की वैल्यू आएगी हाफ P एट इलास्टिक लिमिट इंटू डेल्टा एट इलास्टिक लिमिट। दिस इज योर प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलेंस की वैल्यू आपके पास आएगी हाफ P एट इलास्टिक लिमिट इंटू डेल्टा एट इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलेंस, इसको PR भी लिखते हैं,
प्रूफ रेजिलेंस। ये प्रूफ रेजिलेंस हुआ। अब इसके बाद एक और थिंग आती है, कौन सी? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होती है? ये होती है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है, या अभी आप इसको कह सकते हो प्रूफ रेजिलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको कहेंगे हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो एम आर क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। देखो सारी की सारी टर्म जो है इंटरकनेक्टेड है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। रेजिलेंस क्या होगी? इलास्टिक लिमिट तक किसी भी बीच में कोई पॉइंट ले लो, वहां तक की जो रेजिलेंस होगी उसको, वहां तक की स्ट्रेन एनर्जी जो होगी उसको रेजिलेंस कहेंगे। मैक्सिमम कब आएगी? जब इलास्टिक लिमिट के ऊपर वाले पॉइंट तक, वहां तक मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो होगी उसको हम कहेंगे प्रूफ रेजिलेंस। और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगी उसको कहेंगे हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब यहां पर प्रूफ रेजिलेंस, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला हम निकालते हैं। देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एम आर लिख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस की वैल्यू क्या थी? हाफ P एट इलास्टिक लिमिट इंटू डेल्टा एट इलास्टिक लिमिट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को आप एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो। एरिया मतलब ओरिजिनल लेंगे, ओरिजिनल एरिया एंड ओरिजिनल लेंथ, नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा। तो देखो इसमें अगर ये वाला देखोगे P बाय ए एंड डेल्टा बाय एल, तो P बाय ए क्या होता है? स्ट्रेस। तो इसको लिख लेंगे हम हाफ स्ट्रेस अप टू इलास्टिक लिमिट। क्या आ जाएगा? P बाय ए क्या होगा? स्ट्रेस होगा। और डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा किसका? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का। ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का। अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कैसे आएगा कि आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन को आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस डिवाइड बाय ई। तो जो ये स्ट्रेन है ना, इसकी जगह आप स्ट्रेस डिवाइड बाय ई लिख दो। तो एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो हाफ स्ट्रेस तो है ही है, पहले इलास्टिक लिमिट है, और ई एप्सिलॉन इलास्टिक लिमिट तक है, तो यहां पर भी जो स्ट्रेस आएगा स्ट्रेस अप टू इलास्टिक लिमिट डिवाइड बाय ई, इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। तो आपके पास एम आर की जो वैल्यू आई, एम आर इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ इंटू सिग्मा अप टू इलास्टिक लिमिट इसका स्क्वायर डिवाइड बाय ई। ये फॉर्मूला आया आपके पास मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के आएंगे। इसके लिए देखो अब क्या हुआ? हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इलास्टिक लिमिट तक। तो आपको पता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो डायग्राम होता है, ये स्ट्रेस और यहां पर स्ट्रेन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है ये इस टाइप से आता है। यहां पर मान लो इलास्टिक लिमिट है, तो इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया आएगा, इलास्टिक लिमिट तक एरिया आएगा, वो क्या आएगा? इस इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या लेंगे? स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लेंगे? एप्सिलॉन एट इलास्टिक लिमिट। तो ये जो एरिया आएगा ये कितना आएगा? हाफ कर सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट को पहले लिख लेते हैं सिग्मा ई एल इंटू एप्सिलॉन ई एल। तो यही चीज क्या है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द एरिया अंडर द कर्व स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। इट इज एरिया अंडर द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन स्ट्रेन एक्सिस। स्ट्रेन वाले एक्सिस पे जब प्रोजेक्ट करोगे तब। अब ये लिखना जरूरी क्यों है मैं बता देता हूं फिर से कि ये लिखना आपको जरूरी क्यों है, क्योंकि अब ये जो ये है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये आई, इसमें एरिया एक ये भी तो है। अगर इस साइड इसको प्रोजेक्ट करोगे तो यहां पर भी एक एरिया आपको मिलेगा। तो ये वाला एरिया नहीं चाहिए हमें, ये नीचे वाला एरिया चाहिए। और तो नीचे वाला एरिया कब होगा? जब इसको हम इधर प्रोजेक्ट ना करके
एप्सिलॉन वाले कर्व के ऊपर प्रोजेक्ट करें। तो एप्सिलॉन कर्व के ऊपर जब प्रोजेक्ट करने पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में जो एरिया आता है, इस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व और एप्सिलॉन कर्व के बीच में जो एरिया आता है, उसी एरिया को बोलते हैं हम, वो एरिया किसके इक्वल आएगा? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के इक्वल आया है। अब इसमें एक और चीज डिस्कस करते हैं, टॉर्शन के लिए। टॉर्शन के लिए क्या हो जाएगा फिर? टॉर्शन के लिए एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। अब यहां पर पी की जगह पे क्या था? टी था ना, टी। तो यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेस। तो टाउ अप टू इलास्टिक लिमिट, शियर स्ट्रेस अप टू इलास्टिक लिमिट, और नॉर्मल स्ट्रेन की जगह पे शियर स्ट्रेन आ जाएगा गामा अप टू इलास्टिक लिमिट। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ गामा को भी आप क्या लिख सकते हो? टाउ बाय जी, और गामा को टाउ बाय जी लिखोगे तो यहां पर टाउ अप टू इलास्टिक लिमिट इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय जी। ये वाला आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? टॉर्शन के लिए। ये फॉर्मूला टॉर्शन के लिए हो जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास आया, टॉर्शन के लिए भी आप देख सकते हो। अब इसमें एक थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा और क्या डिस्कशन करते हैं? देखो, हमने ये निकाल लिया, एम आर निकाल लिया, और हमें पता है कि प्रूफ रेजिलेंस, जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है वो प्रूफ रेजिलेंस बाय वॉल्यूम होता है। तो इस फॉर्मूले को हम फिर से लिख लेते हैं। तो प्रूफ रेजिलेंस जो होता है वो क्या होता है? सॉरी, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो होता है वो क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है। तो अब इसमें अगर हम इस फॉर्मूले में क्या करें, वॉल्यूम को उधर ले जाएं, तो प्रूफ रेजिलेंस की वैल्यू क्या आएगी? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इनटू वॉल्यूम। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की वैल्यू लिख लो, प्रूफ रेजिलेंस आपके पास आएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम, ये वाली कितनी आएगी? हाफ इंटू सिग्मा अप टू इलास्टिक लिमिट का स्क्वायर डिवाइड बाय ई, और वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम करोगे तो क्या करोगे? ए इंटू एल, ऐसे लिख लो इसको। तो ये प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। और हम सोम में ज्यादातर इलास्टिक लिमिट के अंडर पढ़ते हैं, तो सोम में हमारा प्रूफ रेजिलेंस बहुत काम का है। तो प्रूफ रेजिलेंस क्या हुआ? ये हुआ आपके पास मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इनटू वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पर हमने ये इसको लिख लिया। अब अगर आप इसकी लेंथ को डिक्रीज कर दो, लेंथ को डिक्रीज नहीं, सॉरी, लेंथ को अगर इंक्रीज कर दो, लेंथ को अगर इंक्रीज कर दो, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो पी आर इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ जो एरो बना है इसका मतलब इंक्रीज। तो प्रूफ रेजिलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज करोगे तो प्रूफ रेजिलेंस इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज, अगर ई को डिक्रीज कर दो, ई को डिक्रीज हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। ई क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हम इस मटेरियल की जगह पे दूसरा मटेरियल ले लें जिसका यंग्स मॉडुलस कम हो। ई डिक्रीज करने का मतलब कैसे हुआ कि जो मटेरियल आपने ले रखा है उससे दूसरा मटेरियल ले लो जिसका यंग्स मॉडुलस कम हो। तो ई को डिक्रीज कर दें, अगर इस ई को डिक्रीज कर दोगे आप, तो प्रूफ रेजिलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रूफ रेजिलेंस ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इंप्लाइज प्रूफ रेजिलेंस इंक्रीज। और प्रूफ रेजिलेंस इंक्रीज हो जाता है। प्रूफ रेजिलेंस क्या है? एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इन इलास्टिक रीजन, कि कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्व कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाऊं और ये एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, इसकी कैपेसिटी है कुछ ना कुछ, अगर उससे ज्यादा वर्क डन इसके ऊपर कर दिया जाए तो ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। और इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा। तो हो सकता है इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाए, फंक्शनैलिटी जो हमें जो चाहिए है वो ना हो इसकी, यानी कि ये फेल हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेल जो है वो दो टाइप से हो सकता है, कि जैसे इंजन में अगर क्रैंक रोड थोड़ी सी बेंड हो जाएगी तो इंजन प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, उसी को हम फेल कहेंगे।
तो जो कंपोनेंट हमने जिस काम के लिए रखा है अगर वो काम अपना ढंग से ना करे तो उसे हम फेलियर बोलते हैं। फेलियर और फ्रैक्चर में डिफरेंस है, और फ्रैक्चर जो चीज होती है जब टूट जाएगा तब उसको फ्रैक्चर बोलेंगे। तो अगर इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, हम चाहते नहीं थे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, और हमारा क्राइटेरिया अगर यही है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से, जैसे क्रैंक रोड का बताया मैंने, क्रैंक का बताया कि क्रैंक थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी, अगर प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गई तो इंजन आपका सही से काम नहीं करेगा, उसमें नॉकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपका बहुत जल्दी इंजन आपका खराब हो जाएगा। तो अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई तो वो कंपोनेंट फेल हो गया। तो यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, एल को बढ़ा रहे हो और ई को बढ़ा रहे हो तो पीआर बढ़ रहा है। पीआर बढ़ने का मतलब क्या है, ये इस मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो यानी कि इलास्टिक रीजन में ये और भी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और भी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है तो मतलब ज्यादा सेफ हो गया। अब ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, मतलब इसकी प्लास्टिक रीजन जल्दी नहीं आएगा, तो मतलब ज्यादा सेफ हो गया, तो मोर सेफ हो गया, चांसेस ऑफ फेलियर आपके कम हो गए, तो ये जल्दी से फेल नहीं होगा। तो प्रूफ रेजिलेंस जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और वो ज्यादा सेफ होगा, वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और वो मटेरियल ज्यादा सेफ होगा। तो प्रूफ रेजिलेंस क्या होगा, लेंथ बढ़ाने से या ई को डिक्रीज करने से प्रूफ रेजिलेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो उस टाइम पे आपका ये मटेरियल जो होगा, जो कंपोनेंट होगा, वो आपका ज्यादा सेफ होगा उस टाइम पे। अब इसी को हम पीछे से रिलेट करते हैं, पीछे हमने एक इंपैक्ट फैक्टर पढ़ा था। रिलेट क्यों करते हैं वो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, इसको पहले रिलेट करते हैं इंपैक्ट फैक्टर से। इंपैक्ट फैक्टर से कैसे रिलेट करेंगे, आपको पता है इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू, अगर याद हो इंपैक्ट लोडिंग में एक इंपैक्ट फैक्टर आता था, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू थी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h बाय डेल्टा स्टैटिक, और डेल्टा स्टैटिक की अगर वैल्यू पुट कर दे तो इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h, और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है PL बाय AE, तो AE ऊपर चला जाएगा AE और नीचे आ जाएगा P इंटू L, ये आपके पास इंपैक्ट फैक्टर आया। और इंपैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होता है उतना ही इंपैक्ट स्ट्रेस इंड्यूस होता है। इंपैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होता है उतना ही इंपैक्ट स्ट्रेस इंड्यूस होता है, और जितना ज्यादा इंपैक्ट स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसकी जो चांसेस ऑफ फेलियर है वो उतने ही ज्यादा होंगे। मतलब उतना ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंपैक्ट लोड जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे बताया था कि अगर हम यहां पर मान लो ग्लास है, इस ग्लास को अगर हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो ये टूट जाएगा, बट हैमर को ऐसे रख देंगे इसके ऊपर तो ये नहीं टूटेगा। तो इंपैक्ट लोड की वजह से जो फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है कि फेल होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इंपैक्ट फैक्टर पे। इंपैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो इंपैक्ट फैक्टर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम प्रोड्यूस होगा। अब इंपैक्ट फैक्टर को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, देखो इंपैक्ट फैक्टर को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, या तो इसको ई को डिक्रीज करो, ई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई को डिक्रीज करो, या दूसरा एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एल को इंक्रीज करो। तो दो चीज आई हमारे पास, एल को इंक्रीज करके और ई को डिक्रीज करके हम इंपैक्ट फैक्टर को डिक्रीज कर सकते हैं, और इंपैक्ट फैक्टर अगर कम हो जाएगा तो चांसेस ऑफ फेलियर भी कम हो जाएंगे। और यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या आया है, लेंथ को इंक्रीज, यहां भी लेंथ इंक्रीज था, और यहां पर क्या है, ई को डिक्रीज, यहां भी ई को डिक्रीज। तो ये चीजें डिक्रीज करके हमारी स्ट्रेन एनर्जी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रूफ रेजिलेंस बढ़ रहा है। तो यहां और यहां दोनों को देखो, दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है, यानी कि इंपैक्ट फैक्टर को अगर आप डिक्रीज करोगे, इंपैक्ट फैक्टर को डिक्रीज करोगे कैसे, बाय इंक्रीजिंग लेंथ एंड डिक्रीजिंग ई। अगर इंपैक्ट फैक्टर को डिक्रीज करोगे तो उसके चांसेस ऑफ फेलियर डिक्रीज इसलिए होते हैं क्योंकि प्रूफ रेजिलेंस बढ़ जाता है। और प्रूफ रेजिलेंस क्या है, एनर्जी स्टोर करने की क्षमता या कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए आपका इंपैक्ट फैक्टर भी डिक्रीज होता है और इसीलिए चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो कि रेजिलेंस, सिंपल मेन वर्ड क्या था, रेजिलेंस,
या यहां पर प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग ए कंपोनेंट अंडर इंपैक्ट लोड। जब इंपैक्ट लोड लग रहा हो उस टाइम पे प्रूफ रेजिलेंस को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसको रेजिलेंस को कब कंसीडर करते हैं? जब आपका इंपैक्ट लोड लग रहा हो और उस टाइम पे जब हम प्रूफ रेजिलेंस को कंसीडर करते हैं। बट कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक, इन इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में अगर आप देख रहे हो कि इंपैक्ट लोड का इफेक्ट देख रहे हो तो उस टाइम पे डिजाइन करोगे कंपोनेंट को तो आप क्या माइंड में रखना पड़ेगा आपको? प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस भी आप चेक करोगे कि कितना इसका प्रूफ रेजिलेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने रेजिलेंस के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे हम, कौन सा? टफनेस। टफनेस के बारे में और पढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें पढ़ने वाले हैं हम टफनेस। अब टफनेस क्या होती है? मैंने आपसे कहा था तीनों इंटर रिलेटेड है। अब टफनेस देखो, टफनेस क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी जस्ट बिफोर इट्स फ्रैक्चर। फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी मटेरियल जो है, जितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, जिसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है, उसको कहेंगे हम टफनेस। टफनेस इज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू पॉइंट फ्रैक्चर व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड ड्यू टू लोड। लोड की वजह से जब स्ट्रेन आ रहा हो इसमें, उस टाइम पे फ्रैक्चर पॉइंट तक टोटल एनर्जी को स्टोर करेगा, उसको कहेंगे हम टफनेस। तो सिंपल है, टफनेस में भी क्या आ जाएगा आपके पास? P वर्सेस डेल्टा कर्व बनाएंगे हम, P वर्सेस डेल्टा कर्व। और इस टाइप से मान लो एक जो आप मेनली जो आपको कर्व पता है वो इस टाइप की कर्व होती है। ये सिर्फ एक ही मटेरियल के लिए होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक, इस पॉइंट तक स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगी? इसका एरिया। इसका एरिया अंडर द P वर्सेस डेल्टा कर्व अप टू पॉइंट फ्रैक्चर, दिस इज नोन एज टफनेस। इसको टफनेस कहेंगे। बहुत सिंपल है, इजी है। अब एक और चीज आती है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या आएगा? टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपकी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ टफनेस। अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेन एनर्जी अप टू पॉइंट फ्रैक्चर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो ये टफनेस। अब जो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो आप, ये तो हमने लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व बनाई है। अब एक डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम जो आप हमेशा पढ़ते हो वो कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है। यहां कहीं फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ठीक है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है उस पॉइंट को कहेंगे ए। ए पॉइंट है आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट। ए पॉइंट क्या है? प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब जहां तक हुक्स लॉ आपका वैलिड है। उसके बाद इसके जस्ट आफ्टर आता है आपके पास बी पॉइंट, थोड़ी सी आगे बी पॉइंट। बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? वो पॉइंट जहां तक लोड करके अगर आप अनलोड करोगे तो कंपोनेंट आपका ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा उस पॉइंट तक अगर लोड करके अनलोड कर दोगे तब। तो यानी कि इस पॉइंट को कहेंगे हम इलास्टिक लिमिट। एक पॉइंट यहां पे होता है सी। सी पॉइंट को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट कैसे आता है कि इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बट स्ट्रेन आपका फिर भी चलता रहता है। स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है इस पॉइंट के बाद, यानी कि इस सी पॉइंट के बाद स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। तो इस पॉइंट को कहेंगे अपर यील्ड पॉइंट।
और ये लोअर मोस्ट पॉइंट सी पॉइंट के बाद जो लोअर मोस्ट पॉइंट आएगा डी पॉइंट, इसको कहेंगे लोअर यील्ड पॉइंट, इसको कहेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। और डी टू ई जहां तक ये नियर अबाउट सेम सा है, स्ट्रेट लाइन टाइप का ही है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, जिगजैग होता है, लेकिन इन दोनों का लेवल लगभग सेम है। डी पॉइंट से ई पॉइंट तक, डी टू ई, इसको बोलते हैं यील्डिंग, इसको बोलते हैं यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेस की वैल्यू नियर अबाउट कांस्टेंट है बट स्ट्रेन फिर भी आ रहा है, इसको बोलते हैं यील्डिंग। अब इसके बाद यहां पर एफ नहीं लिखेंगे इसको, यहां पर एफ पॉइंट आ जाएगा। एफ है आपका यूटीएस पे, एफ किस पे है आपका, यूटीएस। यूटीएस का मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे डायग्राम में सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होती है यहां पे। इस सिग्मा की जो वैल्यू होगी उसको सिग्मा एट यूटीएस बोलेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम, इस पूरे डायग्राम में मैक्सिमम स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी यूटीएस पे। और उसके बाद जी पॉइंट यहां पर हो जाता है फ्रैक्चर। जी पॉइंट क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर मतलब इस पॉइंट पे आपका जो मटेरियल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपने टेंसाइल टेस्ट, ये टेंसाइल टेस्ट के रिगार्डिंग है आपका, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन नहीं है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। सेकंड थिंग इसमें क्या आती है कि यहां पर इस पॉइंट के बाद बी पॉइंट के बाद, बी पॉइंट से पहले पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है और बी पॉइंट के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। बी पॉइंट के बाद क्या होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहां पर ये जो ग्राफ बना है, डायग्राम बना है, ये सिर्फ एक ही मटेरियल के लिए वैलिड है और वो है माइल्ड स्टील। ये किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील मतलब लो कार्बन स्टील भी कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो, लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम होती है, उसको कहते हैं हम माइल्ड स्टील। अब ये माइल्ड स्टील के लिए है, बाकी किसी भी उसके लिए नहीं है, कोई भी आपका मटेरियल हो। तो बाकियों के लिए क्यों नहीं है, फिर हम इसी को क्यों पढ़ते हैं, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस ग्राफ में सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं। बाकी किसी ग्राफ में अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट और यील्डिंग नहीं आते हैं। तो बाकी अगर किसी का डक्टाइल मटेरियल का आप बनाओगे तो इस टाइप से ग्राफ बन जाता है आपका। तो यहां पर अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट नहीं आते हैं, और ये क्यों नहीं आते हैं इसको फिर डिस्कस करेंगे मटेरियल साइंस में, क्योंकि ये मटेरियल साइंस का पार्ट है। इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा कि ये सिर्फ माइल्ड स्टील में ही क्यों होती है, हाई कार्बन स्टील और लो मीडियम कार्बन स्टील में भी नहीं होती, बल्कि मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में भी नहीं होता ऐसा। तो इसको डिस्कस करेंगे हम मटेरियल साइंस में। जब मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर इतना ही कि आपको सिर्फ और सिर्फ माइल्ड स्टील का है, अगर किसी और मटेरियल का बनाओगे तो इस टाइप से बनेगा, डक्टाइल मटेरियल का आप बनाओगे तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती ही नहीं है, ना के बराबर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती है। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद मटेरियल आपका ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में, या हो सकता है और ज्यादा पार्ट में भी ब्रेक हो जाए। जैसे ग्लास होता है, ग्लास आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, ग्लास को अगर आप ऐसे मोड़ने की कोशिश करो, मुड़ेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन भी आपका ब्रेक हो जाता है, वो भी आपका क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। तो डक्टाइल मटेरियल भी है जो, उनमें भी ये अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट एंड यील्डिंग जो है वो नहीं आती है। तो यील्डिंग इसमें आती है, इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, इसलिए इसी ग्राफ को पढ़ा जाता है, दूसरे ग्राफ को नहीं पढ़ा जाता है। तो ये तो हुआ आपका टफनेस के बारे में और इसके बारे में। अब थोड़ा सा और फिर से हम पीछे चलते हैं रेजिलेंस में। रेजिलेंस में हमने पढ़ा था कि रेजिलेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है इन डिजाइनिंग ए कंपोनेंट अंडर इंपैक्ट लोड अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक जब इंपैक्ट लोड के अंडर कोई कंपोनेंट डिजाइन करते हो तो आपका रेजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है वहां पे।
लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद अगर करते हो तो कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट होगा? इलास्टिक लिमिट के बाद होगा आपका टफनेस। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कोई कंपोनेंट है और उसको आप डिजाइन कर रहे हो अंडर इंपैक्ट लोड, तो वहां पर कंसीडर करेंगे हम टफनेस को। तो टफनेस इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिजाइनिंग ए कंपोनेंट अंडर इंपैक्ट लोड इन प्लास्टिक रीजन। जब उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही होती है उस टाइम पे जब कंपोनेंट को डिजाइन करोगे, इंपैक्ट लोड जब लग रहा होगा तो टफनेस को हम कंसीडर करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रेजिलेंस एंड टफनेस किसके लिए यूज होते हैं? इंपैक्ट लोड के लिए। तो ये हमने टफनेस के बारे में पढ़ा। अभी एक थोड़ा सा चीज और डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है कि अगर हम इस माइल्ड स्टील में अगर हम कार्बन परसेंटेज बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके ग्राफ के ऊपर भी, डायग्राम के ऊपर भी, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर भी और इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी, वो और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर कार्बन परसेंटेज को चेंज किया जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या इफेक्ट आएगा। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो आपने अभी बनाया था माइल्ड स्टील के लिए, इसमें सपोज कर लो 0.2% कार्बन है, बहुत कम कार्बन होता है क्योंकि इसको लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। तो ये हम 0.2% पे आप बनाओगे तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि अगर कार्बन परसेंटेज थोड़ी बढ़ेगी तो डायग्राम कहाँ चला जाएगा? डायग्राम यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन सीधी ऊपर जाएगी और इस टाइप से, और ये थोड़ा सा ये कम हो जाएगी, फिर आपके पास यील्डिंग वगैरह, और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो भी आपका थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला सपोज कर लेते हैं आपका 0.5% कार्बन पे है, दिस इज एट 0.5% कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट अगर डायग्राम बनाओगे आप उससे अगली परसेंटेज के लिए तो आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। ये है 0.8% कार्बन पे, और अगर और भी आप करना चाहो तो यहाँ पर 1.2% कार्बन पे। तो इस टाइप से जो डायग्राम है, हाई कार्बन स्टील जैसे जैसे होता जाएगा ब्रिटलनेस बढ़ती जाएगी और प्लास्टिक रीजन आपका डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, प्लास्टिक रीजन कम होता जाएगा। और क्या होगा? जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। किस तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ आपका फ्रैक्चर पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा। अब देखो अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा तो एरिया जो है वो कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो टफनेस भी कम हो जाएगी। अब इसमें ये देख लेते हैं कि कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, अपसाइड एरो मतलब इंक्रीजिंग परसेंटेज कार्बन या परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने से क्या क्या इफेक्ट होगा। अब पहला इफेक्ट जो होगा इसमें स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज, क्योंकि यहां पर अगर आप चेक करोगे यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी यहां पे कम है। नेक्स्ट कार्बन परसेंटेज ज्यादा होने से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो कार्बन परसेंटेज जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज होगी। सेकंड थिंग, हार्डनेस इंक्रीज होगी। हार्डनेस आपको दिख रहा है कि आपकी प्लास्टिक रीजन कम हो रहा है तो ब्रिटलनेस भी इंक्रीज होगी और हार्डनेस भी इंक्रीज होगी। हार्डनेस कह सकते हो या ब्रिटलनेस कह सकते हो, ब्रिटलनेस भी इंक्रीज होगी। फोर्थ, और क्या इंक्रीज होगा इसमें? रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या था? इलास्टिक लिमिट तक, देखो यहां तक आ रहा था, पहले कितना आ रहा था, ये ग्राफ आ रहा था, दूसरे में थोड़ा सा ज्यादा एरिया आएगा तो रेजिलेंस आपका इंक्रीज होगा, रेजिलेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। हार्डनेस इंक्रीज हुई, ब्रिटलनेस इंक्रीज हुई, रेजिलेंस इंक्रीज हुई। फिफ्थ नंबर पे रेजिलेंस अगर इंक्रीज होती है तो वियर रेजिलेंस भी इंक्रीज होगी। वियर रेजिलेंस मतलब जो वियर एंड टीयर में लेते हैं उस टाइम पे जो रेजिलेंस लेते हैं दैट इज वियर रेजिलेंस, वो भी आपकी इंक्रीज होगी। बट कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से जो सबसे एडवर्स इफेक्ट होता है और वो इंक्रीज होता है वो होता है कॉस्ट। कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो लो कार्बन स्टील की कॉस्ट कम होती है और हाई कार्बन स्टील की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी इंक्रीज हुई। अब डिक्रीज होगा कुछ ना कुछ। डिक्रीज जो हो रहा वो देखते हैं। सबसे पहले डिक्रीज इसमें आएगा डक्टिलिटी।
आपको पता है सिंपली अगर हार्डनेस इंक्रीज होती है तो डक्टिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। डक्टिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ब्रिटलनेस बढ़ गई है। ब्रिटल जितना ज्यादा होगा उतना ही डक्टाइल कम होगा मटेरियल, तो डक्टिलिटी डिक्रीज होगी। डक्टिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरी चीज फॉर्मेबिलिटी, किसी भी शेप में इसको ढालने की जो क्षमता होती है इसको फॉर्मेबिलिटी कहते हैं। फॉर्म होना, फॉर्मेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। फिर थर्ड थिंग मशीनेबिलिटी। हार्डनेस इंक्रीज होने से मशीनेबिलिटी कम हो जाती है। मशीनेबिलिटी मतलब क्या है? लेथ पे जैसे मशीनिंग करते हो आप, उसको मेटल को काटते हो, तो वो जो एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, पहले इजीली कट होता था, अब इजीली कट नहीं होता है, तो उसको मशीनेबिलिटी बोलते हैं। मशीनेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और फोर्थ थिंग जो आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है साफ, दैट इज टफनेस। टफनेस भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि यहां पर एरिया ज्यादा था, फिर कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, तो टफनेस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हुए इफेक्ट। अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, रेजिलेंस, वेयर रेजिलेंस एंड कॉस्ट इंक्रीज होती है, और डक्टिलिटी, फॉर्मेबिलिटी, मशीनेबिलिटी एंड टफनेस डिक्रीज होती है। अब आपने देखा होगा कि अगर इंपैक्ट लोड लग रहा हो तो रेजिलेंस आपका इंपॉर्टेंट करेक्टर है। उसमें अगर किसी स्प्रिंग पे इंपैक्ट लोड लग रहा हो तो उस टाइम पे हम लो कार्बन स्टील यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? हाई कार्बन स्टील। जब इंपैक्ट लोड लग रहा हो स्प्रिंग के ऊपर तो उसको बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील यूज किया जाता है, क्योंकि हाई कार्बन स्टील की रेजिलेंस ज्यादा होती है। हाई कार्बन स्टील की रेजिलेंस ज्यादा होती है। दूसरी थिंग, अगर उसी स्प्रिंग को स्टैटिक लोडिंग के अंदर बनाए, मतलब उसको डिजाइन कर रहे हैं और उस पर जो लोड लगने वाला है वो स्टैटिक लोड लगने वाला है, तो उस टाइम पे हम मीडियम कार्बन स्टील या लो कार्बन स्टील यूज करेंगे। अब वो क्यों करेंगे? क्योंकि अब रेजिलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्या है? कॉस्ट। क्योंकि वो मीडियम कार्बन और लो कार्बन स्टील वाला भी सेफ रहेगा, और जो हाई कार्बन वाला हो जाएगा वो ओवर सेफ हो जाएगा। ओवर सेफ का मतलब सेफ तो है ही है, बट उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो उस टाइम पे कॉस्ट मैटर करेगी, क्योंकि आप मार्केट में जब जाते हो तो कंपटीशन जो होता है वो कॉस्ट के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो कॉस्ट अगर कम होगी और मटेरियल आपका अच्छा होगा, तभी आपकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है तभी आपके प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे। तो इसीलिए जब आप स्टैटिक लोडिंग में जब लग रही हो स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग को बनाते हैं मीडियम कार्बन स्टील या लो कार्बन स्टील का, क्योंकि उस टाइम पे कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब आप उसको जब उसके ऊपर इंपैक्ट लोड लग रहा हो, इंपैक्ट लोड के टाइम पे क्या हो जाएगी? फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने उसको मीडियम या लो कार्बन स्टील का बनाया तो वो टूट जाएगा बहुत जल्दी और आपकी मार्केट डाउन हो जाएगी। तो काम भी तो करना चाहिए, जो कंपोनेंट बना रहे हो काम करना चाहिए, तो इसलिए उसको हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे रेजिलेंस हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो यही इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।